या बताने वाले हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो उसका थोड़ा सा आप स्वाद ठीक सही से आपको नॉलेज ले सके, तो हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा। तो थोड़ा सा हेलो, थोड़ा रुक जाइए क्योंकि अभी नेशनल एंथम करना है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा आप मोबाइल साइलेंट में डाल के आप थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए हम नेशनल एंथम से अपना प्रोग्राम चालू करेंगे। प्लीज़ खड़े रह जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। आप स्थानपन्न हो जाइए। मैं हमारे कंपनी के डायरेक्टर आनंद जोशी सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। सर प्लीज। थैंक यू बोरसे जी, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग यहाँ आए अपना टाइम निकाल के संडे छुट्टी के दिन। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ हमारी कंपनी मानिक इंजीनियर्स क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है जिससे आपके रेफ्रिजरेशन प्लांट को एनर्जी एफिशिएंट और सेफ किया जाए, और जिसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म रहे, 20 साल 25 साल प्लांट चले। इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जैसे बोरसे जी ने आपको बताया, ये इंडिया की एक सबसे पुरानी कंपनी है कंट्रोल्स और वॉल बनाने वाली। 1978 में हमारे फाउंडर श्री लेट शेखर कुलकर्णी जी ने इसको शुरुआत की थी। ये पुणे बेस्ड है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पुणे में है। और अभी इस वक्त हमारे पास 20,000 स्क्वायर फीट एरिया मैन्युफैक्चरिंग का एरिया है, 3,000 स्क्वायर फीट एरिया रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, नए प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के लिए है। और हम अभी नया फैक्ट्री भी बना रहे हैं जिससे और 18,000 स्क्वायर फीट का एरिया हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो टोटली हमारा 36,000 स्क्वायर फीट का एरिया बन जाएगा। हम सारी इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोसेसेस फॉलो करते हैं प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में और टेस्टिंग में, और उसकी सारी सर्टिफिकेशन भी हमने दी हुई है। इसके साथ में हमारे पास इन हाउस टेस्टिंग डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे हम लोग अपना हर प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, कास्टिंग को टेस्ट करते हैं। उसकी मतलब कास्टिंग है तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, स्ट्रेन टेस्ट है, मतलब करोजन होने के बाद में क्या होगा, आपका वेल्डिंग करने के बाद या कनेक्शन के बाद क्या टेम्परेचर की वजह से डिफॉर्मेशन होगा, शेप चेंज होगा। ये सारा इंटरनली किया जाता है। इंडिया की एक ही कंपनी है रेफ्रिजरेशन वॉल बनाने वाली जिसके पास ये इन हाउस सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग प्रेशर पे वॉल बॉडी में क्या होता है उसका भी एनालिसिस किया जाता है। इसकी वजह यह है कि आपके पास कोई वॉल लीक ना हो, बॉडी लीक ना हो, और आपका कभी भी प्लांट में प्रॉब्लम ना आ जाए। इसके सिवा हम जो वॉल में जो अमोनिया फ्लो होता है, लिक्विड लाइन में है, सक्शन लाइन में है, ये सब का कैसे परफॉर्म होता है, अंदर क्या होता है। अंदर अगर वो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा हो गया तो वॉल तो अपना सक्शन प्रेशर कम होगा तो अपने को पावर ज़्यादा लगेगी। उसमें अगर टर्बुलेंस आ गया तो अंदर अमोनिया का ब्लास्ट हो सकता है। तो ये ना हो इसलिए आप देखिए इसका एनालिसिस किया जाता है। इसको CFD एनालिसिस कहते हैं। इसका भी इन हाउस सॉफ्टवेयर हमारे पास है। तो हर प्रोडक्ट किस तरह से चेक किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। दूसरा, हमारे पास हाई प्रेशर का मतलब 200 बार तक का टेस्टिंग सेटअप अवेलेबल है। तो जो बॉडीज़ है, कास्टिंग्स है, उसकी बर्स्ट टेस्ट हम करते हैं कि भाई एक फुट कास्टिंग फुट न जाएगा किसी वजह से टेम्परेचर प्रेशर से,
चीज़ की सब है। हमारे अच्छे इंजीनियरिंग टीम है जो आपको प्लांट में मॉडिफिकेशन करना है, डिज़ाइन इंजीनियरिंग करना है, तो आपको पूरा सॉल्यूशन भी दे सकती है। आप हमसे मटेरियल लेके अपने आदमी से काम करवा सकते हो, आपको चाहिए तो हम किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपको मिलवा सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस हम लोग करते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है, जिसको C और PED मतलब प्रेशर इक्विपमेंट डायरेक्टिव, क्योंकि आप देखिए हमारा प्लांट में जो अमोनिया रहता है क्लोज सिस्टम है, कहीं पे भी अमोनिया ओपन नहीं होता, तो सब में प्रेशर रहता है। तो प्रेशर रेटिंग के हिसाब से वॉल की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की हुई है। ये सारी यूरोपियन सर्टिफिकेशन है और उसमें हमारी ये मॉड्यूल H के अंदर आती है, जिसका मतलब हर प्रोडक्ट का डिज़ाइन और प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल सबका सर्टिफिकेशन होता है। ऐसा ही नहीं है कि खाली मैन्युफैक्चरिंग का सर्टिफिकेशन कर लिया, खाली डिज़ाइन का कर लिया, हमारा सबका है। उसके सिवा हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, उसका भी CE सर्टिफिकेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 4 साल में हमने रशियन का अप्रूवल भी लिया है। रशिया का अप्रूवल मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे सारे प्रोडक्ट्स को EAC सर्टिफिकेट मिला हुआ है और हम अभी काफ़ी रशिया को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और हमारे सारे प्रोडक्ट्स, उसका जो डिज़ाइन है वो इंडियन पेटेंट ऑफिस ऑफ इंडिया और यूरोपियन पेटेंट ऑफिस के पास रजिस्टर है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन रजिस्टर है। ये जैसे मैंने कहा, ये हमारी नई फैक्ट्री बन रही है, ये जुलाई एंड तक चालू हो जाएगी। हम अराउंड 30% हमारा जो टर्नओवर है वो एक्सपोर्ट से आता है और उसमें ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे ज़्यादा हमारा होता है। उसके सिवा हमारे कुछ प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जिसको इंडियन नेवी और नाटो नेवी ने अप्रूव किया है। तो नाटो के जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ नेवी है, उसमें वो प्रोडक्ट यूज़ होता है। हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनली अलग अलग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। चिलवेंटा जो दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेशन का एग्जीबिशन माना जाता है, उसमें कर रहे हैं। एशिया का बड़ा है चाइना रेफ्रिजरेशन, उसमें भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये हम अपने आप को कहते हैं कि मेड इन इंडिया फॉर वर्ल्ड, मतलब इंडिया में बनी हुई चीज़ें पूरी दुनिया में देनी है। वो ज़माना गया कि हम इम्पोर्टेड करके खरीदते थे। अब हमारी चीज़ बाकी कंट्रीज़ में इम्पोर्टेड होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। और इसके साथ में हम हमेशा नए प्रोडक्ट्स, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते रहते हैं। जैसे ये वॉल स्टेशन है, इसमें आप देखिए आपका स्टॉप वॉल है, प्रिंटर है, सोलोनॉइड वॉल, मैनुअल स्पिंडल और एक्सपांशन वॉल, पूरा एक ब्लॉक में बना हुआ है। तो आपकी वेल्डिंग कम हो जाती है, आपकी लाइन साइज कम हो जाती है और आपके लीकेजेस के भी चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे नए नए प्रोडक्ट हम लोग बनाते रहते हैं। अभी स्टील के साथ में हम लोग स्टेनलेस स्टील में भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे वॉल्स है, सोलेनॉइड वॉल्स है, लेवल कंट्रोलर है, एयर पर्जर है, अमोनिया डिहाइड्रेटर है। इसकी मेन डिमांड ये है कि जो कोस्टल एरिया होता है, हाई ह्यूमिड एरिया होता है, वहाँ पे कास्टिंग काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, पेंट खराब होता है, बार बार पेंटिंग करना पड़ता है। और एक मज़ेदार बात यह है कि अभी मैं 6 महीने पहले मलेशिया गया था, तो वहाँ के कस्टमर ने मुझे समझाया कि उसका स्टेनलेस स्टील का परचेज बहुत बढ़ गया और स्टील का थोड़ा कम हो गया। तो मैंने पूछा ऐसे क्यों हुआ, तो उसने कहा कि मैंने एनालिसिस किया है कि आप 32 mm तक स्टेनलेस स्टील का लाइन वॉल लगा के स्टील का वॉल लगा के लाइन बनाओ और स्टेनलेस स्टील का लाइन बना के स्टेनलेस स्टील वॉल लगा के लाइन बनाओ, दोनों का कॉस्ट एक ही आता है। क्योंकि स्टेनलेस स्टील में आपको थिकनेस कम लगता है, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अंदर साफ नहीं करना पड़ता, क्लीन नहीं करना पड़ता और उसको वेल्डिंग भी कम लगता है क्योंकि थिकनेस कम है। और उसकी वेट कम होने की वजह से आपको उसको पोजीशन करना, शिफ्ट करना वो भी आसान हो जाता है। तो इसकी वजह से 32 mm तक कॉस्ट में मैं कस्टमर को बाय डिफ़ॉल्ट 32 mm तक स्टेनलेस स्टील ही दे रहा हूँ। ये मुझे भी सीखने को मिला कि ये ऐसे होता है। तो ये प्रोडक्ट रेंज हम हमेशा ऐड करते रहते हैं, नई नई चीज़ें बनाती रहते हैं। ये सर्विस वॉल्स है, जैसे आपके प्लान में आपको कहीं प्रेशर गेज लगवाना है, प्रेशर सेंसर लगवाने हैं या कहीं पे आपको ड्रेन पॉइंट देने हैं, इसके लिए ये वॉल यूज़ हो सकते हैं। उसके लिए एक्सेसरीज़ है, प्रेशर गेज लगाने की एक्सेसरी है, ड्रेन बंद करने के डेड प्लग की एक्सेसरीज़ है, या आपको पाइप लगाना है हॉल्स की तो उसकी एक्सेसरीज़ है। ये इसके अलग अलग यूज़ होते हैं। इससे मेनली आपको ये होता है कि आपको कहीं पे भी लगाना और उसको आइसोलेट करना आसान हो जाता है। ये और एक नया प्रोडक्ट है, लेवल आई कहते हैं हम उसको। इसमें इनलाइन भी आता है और पॉइंट वाला भी आता है। तो
तो आपके समझो ऑयल सेपरेटर से या आपका LPR लगा है तो LPR के ऊपर आपका जो ऑयल रेक्टिफायर लगा है उसमें आपको लेवल देखनी है, तो इसमें ये यूज़ कर सकते हैं। और ये इनलाइन वाला जो है ये आप बेसिकली लिक्विड लाइन में, लो टेम्परेचर लाइन में या हाई प्रेशर लाइन में जो सोलेनॉइड वॉल्व के आगे है उसको लगा सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सोलेनॉइड वॉल्व काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखिए ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि सोलेनॉइड वॉल्व के आगे इसको लगा हुआ है। इसमें आपको क्लियरली दिखाई देता है कि अमोनिया का लिक्विड कैसे जा रहा है, उसका बॉइलिंग कितना हो रहा है। ये फ्लो स्मूथ होना चाहिए। और इसने अभी ये वॉल्व बंद कर दिया तो लिक्विड आना पूरा बंद हो गया। ये इसमें देखिए ये लिक्विड बॉईल हो रहा है। एक्चुअली टेक्निकली बॉइलिंग नहीं होना चाहिए लिक्विड का, जितना स्मूथ रहेगा उतना बेटर होगा, उसमें गैस नहीं बननी चाहिए। तो ये आपको पता चलता है इसमें ज़्यादा हो रहा है। देखिए तो ये आपको बेनिफिट देता है कि आपके प्लांट में एक्चुअल क्या हो रहा है, लिक्विड कैसे जा रहा है। लिक्विड का सारा जो आपका जो सारा लिक्विड है उसका जो इवेपोरेशन है वो इवेपोरेटर में होना चाहिए, सोलेनॉइड वॉल्व में नहीं होना चाहिए, एक्सपांशन वॉल्व में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो लेटेंट हीट से, मतलब लिक्विड से गैस बनने में होता है। तो जितना वो लिक्विड से गैस इवेपोरेटर में बनेगा, कॉइल में बनेगा, उतना परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलेगा। वैसे ये लेवल गेजेस है जो आपने यहाँ सैंपल भी रखा है, आप इसको हाई प्रेशर रिसीवर में, लो प्रेशर रिसीवर में लगा सकते हो, जिससे आपको पूरे प्लांट में कितना लिक्विड है, क्या है, वो आपको पता चल जाएगा और आपको लेवल दिखने को मिलेगा। ये देखिए पूरी स्टील बॉडी है या स्टेनलेस स्टील बॉडी है, जिसकी वजह से कभी लीकेज का खतरा नहीं होगा, टूटने का खर्चा नहीं होता। पुराने ज़माने में हम लोग खाली ग्लास लगाते थे और ग्लास टूटता था तो अमोनिया लीक होता था। दूसरा इसमें एक है कि इसका जो इनलेट होता है, इनलेट आउटलेट, दोनों में नॉन रिटर्न वॉल लगा हुआ है। तो अगर किसी भी वजह से ये ग्लास टूट भी गया और अमोनिया लीक भी हो गया तो ग्लास तुरंत अंदर आने वाला अमोनिया बंद कर देता है। तो ये इनबिल्ट फंक्शन है इसका। ये देखिए कुछ लगे हुए हैं, ये पॉजिटिव टेम्परेचर में लगा है, ये निगेटिव टेम्परेचर में लगा है। ये देखिए -40 के LPR में लगा हुआ है। इसमें आप इसको लिक्विड दिखाई देगा आपको। इसमें भी देखिए लिक्विड है। तो ये आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि आपके प्लांट में लिक्विड कितना है और वो आप ठीक से देख सकते हो। लिक्विड का अगर बॉइलिंग ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब आपके प्लांट में लिक्विड का इवेपोरेशन ज़्यादा है या आपका जो वेसल है उसका इंसुलेशन खराब है, तो वो भी चीज़ आपको इससे पता चल जाती है। इसके सिवा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल बनाते हैं। कई बार ये होता है कि हमारा कोल्ड स्टोरेज बन जाता है या आइस प्लांट बन जाता है, हमको एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज और बनाना है। समझो 5 टन का ही छोटा कोल्ड स्टोरेज बनाना है और हमारे पास अमोनिया का प्लांट में रिसीवर लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है। तो ये आप एक अगर समझो आपको लो टेम्परेचर का बनाना है तो एक अलग से आप छोटा सा कंप्रेसर लगा के और ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल लगा के सिस्टम कर सकते हैं। सिस्टम छोटा हो जाता है, आसान हो जाता है। इसमें चाहिए तो आप एयर कूल्ड कंडेंसर भी यूज़ कर सकते हैं, अपना एग्जिस्टिंग कंडेंसर और रिसीवर भी यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलरली छोटे कैपेसिटी के देखो ये इतना ही पाइपिंग होता है, ये लिक्विड लाइन है, सेक्शन लाइन है और पाइपिंग कुछ भी नहीं है। इसमें एक्यूमुलेटर नहीं है, ना LPR है। इसमें खाली ये टेम्परेचर और प्रेशर सेंसर लगते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर होता है जो सुपरहीट को, मतलब जो सक्शन का जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसको सेंस करके उसमें डिफरेंस के हिसाब से उस बॉल को ऑपरेट कर देता है। इससे सिस्टम्स आसान हो जाती है, अमोनिया की क्वांटिटी कम होती है और पर्टिकुलरली जब हमको छोटे प्लांट बनाने होते हैं बड़े प्लांट में अटैच करने के लिए, उसके लिए एकदम बेटर होता है। और आप जानते हैं कि अमोनिया का लेटेंट हीट, मतलब लिक्विड से गैस बनने में अमोनिया की क्षमता सबसे ज़्यादा है। तो आप छोटे यूनिट्स भी अगर अमोनिया के बनाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस हमेशा ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। हमारे वॉल्स हम लोग बना रहे हैं, जो स्पेशलिटी हमारी हो गई है, ये मेनली एक्सपोर्ट में हम लोग ज़्यादा देते हैं। ये 10 mm से लेके 300 mm तक वॉल है। इसमें एंगल और स्टेट टाइप के भी आते हैं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर -50 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका वर्किंग प्रेशर 55 बार है, 55 बार है।
जो नॉर्मली हमारा प्लांट होता है उसमें मैक्सिमम प्रेशर 15 बार होता है, तो ये उससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा प्रेशर में वॉल बने हुए हैं। तो वॉल लीकेज होने का, वॉल का कास्टिंग खराब होने का कोई चांस नहीं है। और पूरे टेम्परेचर रेंज में ही चलते हैं। लो टेम्परेचर के लिए अलग वॉल लिया, हाई टेम्परेचर के लिए अलग वॉल लिया, ऐसा हमारे इसमें ज़रूरी नहीं है। उसके साथ में ये फिल्टर्स है, स्टॉप चेक वॉल्स है, अलग अलग एक्सेसरीज है, और जो और नया है वो है स्टेनलेस स्टील। तो ये सारे स्टॉप वॉल्स, रेगुलेटिंग वॉल्स, फिल्टर्स, स्ट्रेनर्स, ये सब स्टेनलेस स्टील SS304 में अवेलेबल है। इसका वर्किंग प्रेशर है 80 बार, टेस्ट प्रेशर है 120 बार। तो ये वॉल का कोई इफेक्ट आपके सिस्टम पे आए, डैमेज हो जाए, ऐसे कोई भी इसमें चांसेस नहीं है। फिट एंड फॉरगेट टाइप का वॉल्स है, और इसकी प्राइस आप देखोगे तो 15 से 20% ज़्यादा होती है स्टील वॉल से। तो आप 15 से 20% ज़्यादा खर्चा करके पूरा SS304 के वॉल्स लगा सकते हो अपने प्लांट में, जिसकी वजह से आपका मेंटेनेंस, क्लीनिंग, सब ये प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म हो जाते हैं। ये कंपैरिजन टेबल है, जैसे मैंने कहा ये 55 बार है, 80 बार है, और इसका टेस्ट प्रेशर 80 बार है, इसका 120 बार है। तो आप देखिए कि ये बहुत ही हाई कैपेसिटी के, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के लिए डिज़ाइन वॉल है। तो हमारे वो प्लांट में वो लगेंगे तो हमारा प्लांट का जो सस्टेनेबिलिटी है, लाइफ है, वो परमानेंटली बढ़ जाता है, बढ़िया हो जाता है। फिर हमको उसमें कोई चेंज करने की, उसको वॉल को निकालने की, रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ये हैंडविल देखिए, हमारा इस कास्टिंग का हैंडविल है। स्टेनलेस स्टील वॉल में स्टेनलेस स्टील का हैंडविल आएगा, ऐसे पतरे का हैंडविल नहीं आता, जिससे हैंडविल खराब होना, हैंडविल गल जाना, हैंडविल टूट जाना, ये कोई संभावना हमारे वॉल में नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हमारा मेनली वॉल्स जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, उसमें साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया में ये ज़्यादा यूज़ होता है, तो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सारे बने हुए हैं। उसके सिवा हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे चेक वॉल्स है, फिल्टर्स है, सोलनाइड वॉल जो हमारा सबसे पुराना प्रोडक्ट है, 1980 से हम लोग बना रहे हैं, लेवल कंट्रोलर्स है, और ये सारी चीज़ें हम लोग 1978-1980 से बना रहे हैं। अभी सोलनाइड वॉल को भी हम लोग स्टेनलेस स्टील में लेके आए हैं, तो पूरा सोलनाइड वॉल आपको SS304 में मिलेगा। तो इसका लीकेज होना, इसके ऊपर करोजन होना, ये सारी चीज़ें अपने आप में ख़त्म हो जाती है। लेवल कंट्रोलर भी हमारे पास स्टेनलेस स्टील में है। देखिए स्टेनलेस स्टील का फ्लोट है, स्टेनलेस स्टील का कंट्रोलर है। तो ये हम लोग एक सस्टेनेबिलिटी तरफ देखना चाहते हैं कि आपका प्लांट में जो भी इक्विपमेंट लगेगा 20-25 साल चले, उसको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। स्टेनलेस स्टील में लाइफ ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिल जाती है, परफॉर्मेंस ज़्यादा मिल जाता है। और अगर आप कहीं मेंटेनेंस कर रहे हो और उसमें स्टेनलेस स्टील में पाइप भी चेंज कर दोगे, तो आपके प्लांट का अंदर का जो करोजन है वो भी कम हो जाता है, अंदर का रस्टिंग का जो है वो भी कम हो जाता है। इसके सिवा हम लोग अलग अलग टाइप के प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व बनाते हैं, जो हम लोग बैक प्रेशर वॉल कहते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपके आलू के कोल्ड स्टोरेज है, तो आलू का आप 2 डिग्री टेम्परेचर में रखते हो और आपको शुगर फ्री को आलू रखना है, तो आपको उसमें 10 डिग्री या 8 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो उसके लिए सेम कंप्रेसर पे, सेम सिस्टम में आपका अगर एक चैम्बर आपको शुगर फ्री में करना है, तो ये वॉल को आप लगा सकते हो, और इससे वही चैम्बर आपको +10 में चलेगा एक चैम्बर, और एक चैम्बर आपका 2 डिग्री में चलेगा। ये देखिए, ये आपका नॉर्मल पोटैटो का चैम्बर है और ये शुगर फ्री का चैम्बर है। इसमें कुछ नहीं है, एडिशनली एक वॉल लगाना है। सॉरी, ये टिपिकल बटराइन सिंबल का दिखाया है। आपका सोलनाइड वॉल है, लेवल कंट्रोलर है, और एक बैक प्रेशर वॉल है। ग्रेविटी फीड सिस्टम हम जिसको कहते हैं, जैसे रिसीवर से लिक्विड अंदर चला जाता है, वो सिस्टम इस तरह से बनती है। इसमें आपके पास कोई भी टाइप का प्लांट हो, एक्यूमुलेटर हॉरिजॉन्टल लगा हो, वर्टिकल एक्यूमुलेटर लगा हो, हर चीज़ में हम लोग इसको लगा सकते हैं। और लेवल कंट्रोलर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका पर्टिकुलरली ग्रेविटी फीड सिस्टम है, अगर आपके प्लांट में लेवल कंट्रोलर नहीं है, तो इसका मतलब आप 20 से 25% ज़्यादा बिजली खा रहे हो, क्योंकि कंप्रेसर पे लिक्विड नहीं आए, इसके लिए ऑपरेटर हमेशा वो रिसीवर का वॉल थ्रॉटल करता है, और रिसीवर का वॉल कम करने से कॉइल में लिक्विड कम जाता है।
जितना कॉइल में लिक्विड कम जाएगा उतना टेम्परेचर आने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, हमारा पावर कंप्रेसर ज़्यादा चलेगा, पावर ज़्यादा लगेगा। ये लेवल कंट्रोलर जो है अपना, जो जैसे अपने घर के पानी के टंकी में हम बॉल कॉक लगा लेते हैं, सेम फंक्शन ये करता है। ये कॉइल का लिक्विड सेंस करता है, कॉइल में लिक्विड आ गया तो सोलेनॉइड को बंद कर देता है, कॉइल में लिक्विड कम हो गया तो सोलेनॉइड को चालू कर देता है। इससे आपका जो कॉइल है उसमें हमेशा लिक्विड भरा रहता है। जितना ज़्यादा लिक्विड कॉइल में रहेगा उतना आपको टेम्परेचर जल्दी मिलेगा, कंप्रेसर का रनिंग टाइम कम होगा, प्रोडक्ट का जो श्रिंकेज होता है, वेट लॉस होता है क्योंकि टेम्परेचर सही नहीं आ रहा है, वो कम हो जाएगा और आपका पावर सेविंग होगा और प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़िया मिलेगा। और दूसरा है कि उसमें कंप्रेसर में लिक्विड आने का चांसेस भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ऑपरेटर को कोई वॉल्व टोटल नहीं करना पड़ता, उसको रिसीवर के वॉल्व कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे वॉल्व खुला रख सकते हैं और इससे उनका जो प्लांट परफॉर्मेंस है वो आपका बढ़िया होता है और ऑपरेटर बाकी काम करने के लिए फ्री हो जाता है। ये अलग अलग प्लांट में लगे हुए कुछ फोटोज़ हैं। अब कई बार सवाल आता है कि अगर हमारे पास तो एसीयू लगे नहीं है, हमारे पास बंकर कॉइल है, तो हम बंकर कॉइल में भी फ्लोट लगा सकते हैं लेवल, क्योंकि वो भी कॉइल ही है, वहाँ पे भी कॉइल में लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है। तो हमको बस वही चाहिए कि लिक्विड बंकर कॉइल में ये जो आपका जिसको कई बार यहाँ पे यूपी में बॉटल कहा जाता है, ये एक्यूमुलेटर जो है इसको सही होना चाहिए, वो सही साइज़ का होना चाहिए और उसका कनेक्शन सही होना चाहिए। अगर ये सही कर दिया तो इसमें भी आप लिक्विड लेवल कंट्रोलर लगा सकते हो और आपके प्लांट का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। समझो आपका एक्यूमुलेटर में एक एक्यूमुलेटर है और 2 कॉइल लगी हुई है, तो उसमें भी आप लगा सकते हो, एक फ्लोट और एक सोलेनॉइड से काम हो जाएगा। उसमें इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्सपेंशन वॉल एक ही होना चाहिए और ये दोनों नीचे से एक दूसरे को कनेक्ट होनी चाहिए। तो ये कोल्ड स्टोरेज में ऑटोमेशन के लिए जहाँ ग्रेविटी बेड सिस्टम है उसमें लेवल कंट्रोल सोलेनॉइड वॉल्व सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर मिलती है, श्रिंकेज कम होता है और आपका परफॉर्मेंस और एनर्जी आपको कम लगती है और डेफिनेटली आपका कंप्रेसर का मेंटेनेंस भी कम होता है क्योंकि कंप्रेसर पे लिक्विड नहीं आता। अगर ब्लॉक वाइज प्लांट है तो उसमें भी ये ज़रूरी है कि हम लोग लेवल कंट्रोलर लगाएं, क्योंकि ब्लॉक आइस में भी वही होता है कि एक्यूमुलेटर ऊपर होता है, कॉइल पूरी नीचे ग्लाइकॉल टैंक में होती है। तो कॉइल में जितना अमोनिया रहेगा उतना आइस जल्दी बनेगा। मेरा एक्सपीरियंस है कि जहाँ 22-24 घंटे लगते थे आइस बनने में, वहाँ लेवल कंट्रोलर लगाने के बाद 16-17 घंटे लगते हैं। तो ये जो टाइम कम लगता है इसका मतलब उतना कंप्रेसर आपका बंद रहता है, उतना नेट पावर सेविंग होता है। अगर आपके पास पंप सिस्टम लगा हुआ है और आपका हाई टेम्परेचर का है, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर का है, निगेटिव टेम्परेचर का है, तो उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको शुगर फ्री पोटैटो लगना है तो बैक प्रेशर वॉल लगा सकते हैं, -20 का -25 का है तो उसमें ये ऑटोमेटिक हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम हम लोग कर सकते हैं। इससे आप पूरे प्लांट को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेशन कितना करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन पूरा ऑटोमेशन हो सकता है। और ये हमेशा ध्यान में रखिए कि खाली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल लगाने से ऑटोमेशन नहीं होता। ऑटोमेशन तभी होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर कुछ टेम्परेचर को, प्रेशर को, लेवल को सेंस करे और उसके ऊपर उसके आगे सोलेनॉइड वॉल या कोई एक्चुएटेड डिवाइस लगाए जिससे ये ऑटोमेशन आपका फंक्शनल हो और वो काम करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके प्लांट में ये सारे डिवाइसेस, मतलब जैसे मैंने कहा कि ये आप देखिए ये फ्लोट लेवल सेंसर है, ये सोलेनॉइड वॉल ये एक्चुएटर डिवाइस है, तो ये लेवल सेंस करेगा और इससे वो सोलेनॉइड को ऑफ करेगा। तो सोलेनॉइड लगा नहीं है तो लेवल कंट्रोलर कुछ काम नहीं कर सकता। तो ये पूरा प्लांट की रिक्वायरमेंट स्टडी करके उसमें हमको एक कॉन्क्रीट ऑटोमेशन कंप्लीट सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा, तब अपना प्लांट जो है वो उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, एनर्जी कम लगेगी और उसका लाइफ भी बढ़ेगा। क्योंकि जितना कंप्रेसर पे लिक्विड कम आएगा उतना कंप्रेसर का मेंटेनेंस कम होगा, कंप्रेसर के डैमेजेस कम होंगे, ऑयल कम लगेगा। इससे LPR लगा हुआ है तो उसमें ये ऑयल रेक्टिफायर नीचे लगाइए, जिससे ऑयल जो अगर कंप्रेसर से आ रहा है वो आपका LPR में ही निकल जाएगा, इवेपोरेटर में नहीं जाएगा। अगर अंदर कॉइल में ऑयल नहीं जाएगा तो वहाँ पे टेम्परेचर जल्दी आएगा, क्योंकि ऑयल अमोनिया से हेवी होता है, नीचे बैठ जाता है। अगर हम इसको जाने ही नहीं देंगे तो पूरा अमोनिया अंदर कॉइल में भरेगा, जिसकी वजह से हमको टेम्परेचर जल्दी मिलेगा।
जैसे मैंने कहा कि आप बंकर कॉइल पंप में लगाओ, ग्रेविटी में लगाओ, हर एक के लिए हमारे पास सोल्यूशन है, हर एक के लिए हमारे पास वॉल्स कंट्रोल्स है। इसको आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो जल्दी मिले, अलग टेम्परेचर पे प्लांट चलाना है तो आप इसको लगा सकते हो। ये आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड लाइन है और ये रिटर्न लाइन है, इसमें ये बैक प्रेशर वॉल लगे हुए हैं जिससे हर चेम्बर का अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन होता है। और अभी ब्लॉक आइस प्लांट को भी पंप सिस्टम में कन्वर्ट किया जा रहा है। आप देखोगे तो ये 50 टन्स पर डे का ब्लॉक आइस प्लांट था, हमने 500 टन्स पर के ब्लॉक आइस को भी पंप सिस्टम में कन्वर्ट करवाया है, जिससे कॉइल में ऑयल नहीं जाता, पूरा टेम्परेचर जल्दी आता है, आइस फॉर्मेशन बेहतर होता है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो 22 से 24 घंटे की जगह 16 घंटे में आइस बनता है। इस तरह से अनेक इनोवेटिव प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं जिससे प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाए, एनर्जी हो जाए। डेयरीज होती है तो डेयरी में आइस बैंक टैंक कोई होती है जिसमें आइस को बनाया जाता है रात में और सुबह दूध आने के बाद मेल्ट किया जाता है, तो उसका आइस थिकनेस कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं। सेफ्टी वॉल्स ये एक हमारी मेन प्रोडक्ट है जो आपके प्लांट को एफिशिएंट करती है और सेफ करती है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली जो सेफ्टी वॉल बाजार में मिलते हैं वो रेटेड प्रेशर पे कभी खुलते ही नहीं है। आपने 250 PSI या 300 PSI का वॉल लगाया तो 300 PSI पे खुलता ही नहीं है, उसको खोलने में 400 साढ़े 400 हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका प्लांट अनसेफ होता है। हमारे सेफ्टी वॉल है जो 300 PSI करेंगे तो 300 PSI पे खुलेंगे, 270 PSI पे बंद हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ऑपरेशनल डिफरेंस बहुत कम है, तो अमोनिया का जो रिलीज है, अमोनिया जो बाहर निकलने वाला है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से अमोनिया लीकेज की चांसेस परसेंटेज कम होती है। और जो अभी इंडियन स्टैंडर्ड बना हुआ है IS 17772, जिसमें आपको प्लांट अमोनिया प्लांट कैसे बनना है, कैसे मेंटेन करना है, इसके लिए जो स्टैंडर्ड बना है उसमें रिकमेंड किया गया है कि आपको वेसल्स में ड्यूअल सेफ्टी वॉल, मतलब 2 सेफ्टी वॉल का एक मैनिफोल्ड ऐसे यूनिट लगाना है। इसमें क्या होता है, एक सेफ्टी वॉल सिस्टम में कनेक्टेड रहता है और एक बाईपास रहता है। अगर कोई सेफ्टी वॉल ऑपरेट भी हो गया तो ये दूसरा जो सेफ्टी वॉल है इसको आप सर्किट में ये स्पिंडल खोल के इसको सर्किट में देके आप पहले वाला सेफ्टी वॉल को निकाल के कैलिब्रेट करके टेस्ट करके सर्विस करके वापस लगा सकते हो। ये जो आउटलेट में लगा हुआ है ये सेफ्टी वॉल इंडिकेटर है, इसमें एक रेड फ्लैग है। अगर सेफ्टी वॉल ऑपरेट हो गया तो ये फ्लैग ऊपर जाएगा, अगर सेफ्टी वॉल रिसेट भी होता है तो भी फ्लैग ऊपर रहेगा। तो अगर रात में भी सेफ्टी वॉल आपका ऑपरेट हो गया है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेफ्टी वॉल खुला था। ये इसका ऑपरेशन ये वीडियो में देखिए, ये रेड फ्लैग ऊपर चला जाता है। ये ऊपर क्या है, अब ये ड्यूअल मैनिफोल्ड में क्या कर रहा है, ये इसकी पोजीशन चेंज कर रहा है और ये तो ये सेफ्टी वॉल निकल जाएगा सर्किट से और ये सेफ्टी वॉल सिस्टम में आ जाएगा और फिर इसको आपको मैन्युअली रिसेट करना होता है। तो अगर रात में ऑपरेट हो गया, आपने देखा नहीं होगा तो भी आपको पता, जब देखोगे तो पता चल जाएगा कि मेरा सेफ्टी वॉल ऑपरेट हुआ था। अब ये दूसरा सेफ्टी वॉल खुलेगा। तो ये ड्यूअल मैनिफोल्ड का फंक्शन भी ये होता है कि एक सेफ्टी वॉल सर्किट में रहे, दूसरा स्टैंड बाय रहेगा, तो एक ऑपरेट हो गया तो दूसरे को हम लोग सर्किट में ले सकते हैं। और सेफ्टी के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे ऑयल ड्रेन वॉल है, स्प्रिंग लोडेड वॉल है। ये स्प्रिंग लोडेड वॉल आपको, आप जब इसका हैंडल दबाओगे तब ये ऑपरेट होगा, उसमें से ऑयल चला निकलेगा और जिससे उसके ऊपर का हाथ निकल जाएगा वो ऑटोमेटिकली बंद होता है। ये ऐसा वॉल क्यों होता है, क्योंकि हमारे प्लांट में कई बार होता है हम लोग खाली स्टॉप वॉल लगा देते हैं ऑयल ड्रेन के लिए, उसको 10, 12, 14 राउंड खोलना पड़ता है पूरा वॉल खोलने के लिए, और उसमें से ऑयल की जगह अमोनिया आ गया तो या तो वो ऑपरेटर भाग जाता है या फिर वो ऑपरेटर जो है वो भाग जाता है या फिर वो बेहोश हो जाता है। इसकी वजह से वो अमोनिया पूरे प्लांट में चला जाता है। तो ये स्प्रिंग लोडेड वॉल है, सैंपल भी यहाँ रखा हुआ है। ये क्या करता है, जैसे इसके ऊपर का हाथ निकल गया वॉल ऑटोमेटिकली बंद होता है, तो अमोनिया लीकेज के चांसेस जो है वो एकदम कम हो जाते हैं। ये हमको जानते हैं, हमारा ये रेगुलर प्रॉब्लम है पावर आना जाना। और हम लोग अमोनिया लीक डिटेक्शन सिस्टम, अमोनिया सेंसर्स वगैरह ये सब बनाते हैं। इसमें आपको अगर कहीं पे भी इसकी वजह से लीक हो गया
तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे प्लांट में लीकेज है, आपको अलार्म आ जाएगा। आपको चाहिए तो SMS भी आ जाएगा मोबाइल पे, आप जो मोबाइल नंबर दोगे उससे, तो SMS से आपको तुरंत पता चल जाएगा आप कहीं पे भी होगे तो कि कौन सी जगह से कौन से नंबर के सेंसर से लीक हुआ है। अगर आपको SMS नहीं चाहिए तो सिंपल यूनिट भी है, जिससे आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि अमोनिया लीक हुआ है। और आपका प्लांट में अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो वो इमीडिएटली पता चलता है। आप इसको 10 BPM 30 BPM पे भी सेट कर सकते हो। नॉर्मली अपने इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 30 BPM जो है वो उसको मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। इसका मतलब 30 BPM लीक भी हो गया और आदमी 8 घंटा काम करता रहेगा तो भी उसके सेहत पे कुछ नहीं होता। इसको सेफ्टी स्टैंडर्ड कहते हैं। आप उसको 30 BPM पे, 50 BPM पे, 100 BPM पे सेट कर दो। नॉर्मली 300 BPM के ऊपर अमोनिया लीक हो गया तो इनहेल करने में मुश्किल होती है, आदमी को तकलीफ होती है। आप उससे पहले अलार्म दोगे तो आपको एक्शन ले सकते हो, जैसे आप वॉल को बंद करना है, कंप्रेसर को ट्रिप करना है। तो इस चीज़ों से आपके पास अमोनिया का लीकेज का डर नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम जब जो प्लांट बनाते हैं तो बनते समय वो सिटी के बाहर होता है, लेकिन धीरे धीरे पूरी सिटी जो है वो हमारे प्लांट में आ जाती है, हमारे प्लांट के आसपास आ जाती है। और फिर थोड़ा सा भी अमोनिया लीक हो गया तो आजू बाजू वाले चिल्लाने लगते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर बन जाता है। तो इससे ये अमोनिया लीक डिटेक्शन सिस्टम से लगाना जो है वो आपके लिए एक सेफ्टी बन जाता है। ये देखिए कुछ सेंसर्स लगे हुए प्लांट में अलग अलग जगह पे, जैसे LPR है उसके ऊपर लगा हुआ है, तो इससे आपको अलार्म मिल जाता है। यहाँ ऑयल ड्रेन वॉल की मैं कह रहा था, तो आपका LPR है तो उसका जो स्टैंड पाइप है, जो ऑयल सेपरेटर्स है, उसके नीचे आपको ये वॉल लगाने चाहिए, जिससे आपको जब भी वॉल लिक्विड निकालना होगा, ऑयल निकालना होगा, आप इसको हैंडल दबाइए, ऑयल निकालिए, हाल छोड़ दीजिए, वॉल बंद हो जाएगा। ये कोल्ड रूम अलार्म या मैन ट्रैप अलार्म है। ये इसमें क्या होता है, ये लाइट होता है जो आपके हर स्विच आपके हर चेम्बर में लगेगा, और अगर कहीं आपके यहाँ पे लाइट चली गई, अंदर आदमी ट्रैप हो गया, तो इसको ये बटन दबाएगा, उसमें लाइट लगा रहेगा। लाइट जाने के बाद भी ये चलता है, इसमें इनबिल्ट बैटरी है, तो 6 घंटे तक ये काम करेगा। और ये आपको इंडिविजुअली अलार्म भी देगा। अगर स्विच दबाएगा तो आपको सेंट्रलाइज अलार्म आएगा और हुटर बजेगा, लाइट दिखाई देगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन से रूम में आदमी ट्रैप हुआ है। हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग एक हमारी स्पेशलिटी है। हम नए प्लांट के लिए एज वेल एज पुराने प्लांट के लिए, पर्टिकुलरली जो लो टेम्परेचर के प्लांट्स हैं उसमें ऑटोमेशन करके दे सकते हैं। पूरे आपके प्लांट में हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग करके दे सकते हैं। ये स्टेशंस, ये या तो ये आप साइट पे फैब्रिकेट करो या हम अपने फैक्ट्री में भी फैब्रिकेट करके दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो नॉर्मली वाटर डिफ्रॉस्टिंग या इलेक्ट्रिकल डिफ्रॉस्टिंग से 40, 45, 50 मिनट प्लांट चलता है, वही चीज़ 10 या 15 मिनट में हो जाती है और उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, क्योंकि आप जानते हैं आपके प्लांट में हॉट गैस फ्रीली अवेलेबल है। कंप्रेसर के डिस्चार्ज से जो गैस कंडेंसर में जा रहा है वो हॉट गैस है 80-100 डिग्री टेम्परेचर का। उसी को डाइवर्ट करके आप कॉइल में से आइस निकाल सकते हो और ये डिफ्रॉस्टिंग भी फास्ट हो जाता है और उसको कोई पावर नहीं लगती। एक बार सारे कंट्रोल्स और वॉल लगाने पड़ते हैं। ये आप देखिए एक आइसक्रीम प्लांट पे लगा हुआ है, 12 स्टेशन लगे हुए थे जो रेट्रोफिट किए हुए एग्जिस्टिंग प्लांट में। सेम यही है, हमारे फैक्ट्री में बना था। ये रिच ग्राइविस जो बास्किन रॉबिन आइसक्रीम है उनके लिए बना था और ये एक्चुअल प्लांट में लगा दिया। तो ये हम लोग कंटिन्यूसली बनाते रहते हैं। उसके लिए जितने भी वॉल्स कंट्रोल्स हैं सब हम लोग खुद बनाते हैं, सब कुछ मेड इन इंडिया है। हम एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसके साथ में, हम कोई भी आइटम चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ पे उसको स्टिकर लगा के बेचते नहीं हैं। हर चीज़ हमारी हिंदुस्तान में बनती है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हर चीज़ हमारी है। इसलिए उसको रिपेयर करना, सर्विस करना, उसके स्पेयर पार्ट्स सब हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि सारे हमारे बने हुए हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेड चीज़ नहीं है। ये कुछ वीडियोस है डिफ्रॉस्ट पैनल के, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे वो डिफ्रॉस्ट मोड में उसको डाल देता है, कॉइल के ऊपर जो फ्रॉस्टिंग है वो सारी फ्रॉस्टिंग निकल जाती है। अब देखो ये सारा फ्रॉस्ट बना हुआ था, वो धीरे धीरे फैंस बंद हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे सारा 15 से 20 मिनट में पूरी कॉइल खुली हो जाती है।
ये पर्टिकुलरली लो टेम्परेचर प्लांट में जहाँ पे फ्रीजर्स लगे हुए हैं, -20-25 के कोल्ड स्टोरेज है, उसमें इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि जितना अगर आप पानी डाल के डिफ्रॉस्टिंग करते हो तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो पानी हवा में चला जाता है, तो नेक्स्ट टाइम फ्रॉस्ट फॉर्मेशन जल्दी होता है। इलेक्ट्रिसिटी से आप डिफ्रॉस्ट करोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी लगती है, कई बार जितनी फैन की पावर है उतनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर लगती है हीटर से। ये हॉट गैस से आपको फ्री डिफ्रॉस्टिंग मिलता है, क्योंकि आपके प्लांट में हॉट गैस बनता ही है और हम लोग इसको किसी को गैस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसी को खाली कॉइल में रोटेट करके वापस सिस्टम में डाल देते हैं। ये हॉट गैस बहुत तेज़ी से आवाज़ होती है जब डिफ्रॉस्टिंग करते हैं हॉट गैस की, चटाक चटाक बर्फ फूटती है, मतलब हाँ सर, डेंजरस साउंड आती है। नहीं सर, वो इसका मतलब यह है कि आप डिफ्रॉस्टिंग का जो साइकिल है वो आपका बहुत लंबा है, आपको थोड़े नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा रखने चाहिए। अब सिर्फ फ्रॉस्टिंग का मतलब एकदम फ्लैग जैसा आइस होता है, आपका बर्फ बना दिया आपने तो नेचुरली उसको वो गिरेगा तो बर्फ गिरता है, फ्लेक्स वो तो पूरा ऐसा ब्लॉक की तरह गिर जाता है, उसकी गिरने की आवाज़ होती है। तो आपको जो आप इसका अगर आपका आइस इतना ज़्यादा फॉर्म हो रहा है तो इसका आपको डिफ्रॉस्टिंग साइकिल बढ़ाना चाहिए। अगर दिन में एक बार कर रहे हो तो 2 बार या 3 बार करना चाहिए। ये रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग प्लांट में भी हो सकती है, जैसे आपने देखा ये जो था वो पंप सिस्टम में था, ये सेम ग्रेविटी स्पीड सिस्टम में है। पुरानी MS की कॉइल्स थी, बटर कोल्ड स्टोरेज है -20 का, उसके ऊपर भी हमने रेट्रोफिट करवाया था। और ये देखिए सारे वॉल्स कंट्रोल्स, क्योंकि वो पुराना प्लांट था वो कॉइल के सब अंदर ही लगे हुए थे, तो सब अंदर लगा हुआ है। और जैसे ही अभी ये पूरी कॉइल फ्रॉस्ट से भरी हुई है, अब सर ये जो फ्रॉस्ट दिखा रहा था ना कॉइल में, उतना ही लेवल होना चाहिए, उससे ज़्यादा थिकनेस आपकी अब बन रही है, मतलब एक्चुअली वो आइस बन रहा है। इसका मतलब आपका डिफ्रॉस्टिंग साइकिल का टाइम कम है और वो रिप साइकिल ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे ही हॉट गैस अंदर आने लगता है धीरे धीरे सारा फ्रॉस्ट निकल जाता है। अब देखो कॉइल खुलने लगती है। तो ये हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग एग्जिस्टिंग प्लांट में, पुराने प्लांट में, स्टील वाली कॉइल हो, स्टेनलेस स्टील वाली कॉइल हो, सब जगह किया जा सकता है। ग्रेविटी सिस्टम हो, पंप सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, उसमें हम लोग कर सकते हैं। खाली सिस्टम का स्टडी करके उसको डिज़ाइन सही करना पड़ेगा। डेयरी प्लांट था जहाँ पे लगाया था, अब देखिए कॉइल जो है यहाँ पे खुलने लगी है, तो फ्रॉस्ट निकलते जा रहा है। नॉर्मली हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा -20 का या -40 का अंदर का लिक्विड टेम्परेचर है, कॉइल है, उसको हम लोग 60 डिग्री का हॉट गैस अंदर डाल के उसको 10 डिग्री तक लेके आते हैं अंदर का टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो फ्रॉस्ट फॉर्म हुआ है वो निकल जाएगा और कॉइल खुल जाएगी। तो क्योंकि ये करना ज़रूरी क्यों है कि आइस इज़ बैड कंडक्टर, आइस से हीट ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे आपके कॉइल के ऊपर आइस बन जाती है तो उसमें टेम्परेचर अंदर के लो टेम्परेचर का बाहर के हवा में मिक्सिंग नहीं होता और आपका टेम्परेचर नहीं आता। ये देखिए अब ये कॉइल पूरी खुल गई। कई बार हम पुराने प्लांट में कुछ इम्पोर्टेड चीज़ें लगी रहती है या कुछ ऑटोमेशन किया रहता है, तो उसको हम लोग रेट्रोफिट करके अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से भी लगा सकते हैं। जैसे एक कस्टमर था, उनके पास चिकन फ्रीजिंग के लिए IQF लगा हुआ था और उसमें वो इम्पोर्टेड LVS सिस्टम लगा हुआ था और वो सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक सब खराब हो गया, तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो इसको हमने स्टडी करके उनको स्टैंड पाइप लगा के लेवल कंट्रोलर सोलनॉइड वॉल्व लगवा दिए, जिससे उनका जो प्लांट है उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गया, टेम्परेचर जल्दी आने लगा, प्रोडक्ट का फ्रीजिंग क्वालिटी इम्प्रूव हो गया। चिकन में जो उनको -18 कोर टेम्परेचर चाहिए था, तो पहले -15-16 मिलता था, वो अब -18 मिलने लगा।
ऑटोमेटिक एयर पर्जर ये एक हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है जो हमने इसको इंडिया में डेवलप किया है। इससे पहले कोई इंडिया में नहीं बनाता था, ये इम्पोर्टेड ही आता था और इसकी सर्विस सपोर्ट बहुत महंगी होती थी। हमने कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बनाया है। अभी इसको हम स्टील और स्टेनलेस स्टील में भी दे रहे हैं, पर्टिकुलरली डेयरी में या सी फूड प्लांट में जो सी शोर में होते हैं उसमें स्टेनलेस स्टील ज़्यादा पॉपुलर होता है। इसमें एयर पर्जर क्या करता है कि आपके प्लांट में जो कंडेंसर है, रिसीवर है, उसके आउटलेट से जो फाउल गैस है उसको लेके वो से अमोनिया और उसको सेपरेट करके उसमें से एयर निकाल देता है। एयर निकालने से क्या होता है, हमारा डिस्चार्ज प्रेशर कम होता है। डिस्चार्ज प्रेशर कम होने से हमको कंडेंसर का एफिशिएंसी ज़्यादा मिलता है, प्लांट में कैपेसिटी ज़्यादा बढ़िया मिलता है। दूसरा, हमारा क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो कंप्रेसर का हेड टेम्परेचर कम हो जाता है, तो कंप्रेसर का वेयर एंड टाइम कम हो जाता है, कंप्रेसर का ऑयल हीट ज़्यादा नहीं होता और ऑयल का लाइफ बढ़ जाता है, प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ती है, एनर्जी सेविंग होता है। और एक सबसे बात है, इम्पॉर्टेंट बात है कि आप नॉर्मली मैन्युअली पर्जिंग करते हो तो जो कंडेंसर के ऊपर के वॉल है, कंडेंसर को ठंडा करके प्लांट को बंद करके ऊपर का वॉल खुलते हो, उसमें क्या होता है, अमोनिया लीक होने का चांस होता है। और अगर अमोनिया लीक हो गया तो आसपास में चला जाएगा तो प्रॉब्लम होता है। पर्जर में क्या होता है, जो अमोनिया है वो निकलता नहीं है, एयर पर्जर से अमोनिया आता ही नहीं है, खाली हवा आती है और वो ऑटोमेटिक कंटिन्यूसली होती रहती है, जिसकी वजह से आपको, अगर आप समझो महीने में एक बार पर्जिंग कर रहे हो तो इसका मतलब 1 महीना आपके प्लांट में एयर बैठी रहती है। तो आप इसको ऑटोमेटिकली कर दोगे तो हमें कंटिन्यूस एयर निकलती रहेगी, जिसकी वजह से आपके प्लांट का जो 1 महीने में हम लोग एयर बैठी रही है, इसका मतलब 1 महीना हम हायर डिस्चार्ज प्रेशर पे प्लांट चला रहे हैं, तो वो होगा नहीं, लोअर डिस्चार्ज पे चलेगा। तो ये सारी एडवांटेजेस एयर पर्जर की होती है। वैसे ही ये अमोनिया डिहाइड्रेटर है। अमोनिया और पानी, इनकी एफिनिटी और दोस्ती बहुत ज़्यादा होती है, इमीडिएटली वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। अमोनिया रेफ्रिजरेशन के लिए हमको अमोनिया एनहाइड्रस अमोनिया चाहिए, मतलब प्योर अमोनिया चाहिए। उसकी रेटेड प्योरिटी है 99.95%। लेकिन आप जब अमोनिया खरीदते हो तो आपको मालूम नहीं है आप क्या अमोनिया खरीद रहे हो। प्योर अमोनिया है, उसमें पानी कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ये आपको कुछ पता नहीं होता, ना वो मैन्युफैक्चरर हमको बताता है। वो सिलेंडर में जो अमोनिया भरता है तो उसको सिलेंडर को वैक्यूम करके भरता है, ऐसे ही भर देता है। इसकी वजह से हमारे सिस्टम में पानी जाता रहता है और जैसे अमोनिया और पानी एक साथ हो जाते हैं, अमोनिया का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि हमको समझो 45 पाउंड पे -5 टेम्परेचर आना चाहिए। इसकी वजह से -5 टेम्परेचर लाने के लिए हमको 35 पाउंड पे सक्शन पे कंप्रेसर चलाना पड़ता है। इसका मतलब हमारा कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर कम हो गया तो हमको कंप्रेसर की कैपेसिटी कम मिलती है, हमको पावर ज़्यादा लगती है, या तो एक्स्ट्रा कंप्रेसर चलाना पड़ता है या टेम्परेचर जल्दी नहीं आता। और फिर जो पानी अमोनिया में रहता है, वो हवा अगर आ गई और पानी भी रहेगा तो हमारे सारे प्लांट्स नॉर्मली स्टील के रहते हैं। स्टील के प्लांट की वजह से रस्टिंग अंदर शुरू हो जाती है और रस्ट फिल्टर में, सोलोनाइड वॉल्स में जाके वो चोक कर देती है, अमोनिया के फ्लो को वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है। और यही पानी जब ऑयल के साथ में मिक्स हो जाता है तो ऑयल का स्लज फॉर्म होता है। सॉरी, वो स्लज की वजह से कंप्रेसर डैमेज होता है, कंप्रेसर के बेरिंग्स डैमेज होते हैं। कई बार जो कंप्रेसर के पिस्टन है उसको वो सिलेंडर लाइनर से घिस के, वो क्योंकि ऑयल ख़राब हो गया है तो उसमें फिल्म बनती नहीं है और वो सिलेंडर लाइनर से घिस के पिस्टन ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे ऑयल का जो टॉपअप है या ऑयल का जो चार्जिंग है वो बढ़ता है, ऑयल कंजम्पशन प्लांट का बढ़ता है। पानी की वजह से रस्टिंग होने से हमारा इक्विपमेंट्स ख़राब होने लगता है, फिल्टर्स चोक होने लगते हैं और हमको टेम्परेचर नहीं मिलता, या वही टेम्परेचर लाने के लिए हमको लोअर सेक्शन पे प्लांट चलाना पड़ता है। तो ये वीडियो आप देखिए, इसमें ये एयर बबल हो रहा है और ये पानी में जा रहा है, तो इसमें अमोनिया लीक होने की, अमोनिया बाहर निकलने की कोई चांस नहीं है, अमोनिया आसपास में जाने का कोई चांस नहीं है। ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली एक ब्लॉक आइस प्लांट में ही लगा हुआ है। तो आपका ब्लॉक आइस प्लांट हो, पोटैटो कोल्ड स्टोरेज हो, फ्रीजिंग प्लांट हो, कोई भी टाइप का प्लांट हो, आपको ये पर्जर लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, एक बार लगा के सेट कर दिया तो जैसे आपका प्लांट चालू होगा पर्जर चालू होगा, जब तक प्लांट चलेगा पर्जर चलेगा। कई बार लोग कहते हैं भैया हमने हवा आज निकाल दिया, 5 दिन बंद रखेंगे, ऐसा नहीं करना है।
हमको कंटिन्यूस एयर आ रही है तो कंटिन्यूस एयर बाहर निकालनी है, हमको एयर को स्टोर करके हमको अंदर रखना नहीं है। इसमें क्या होता है, जितना एयर हम जल्दी निकालेंगे उतना हमारा प्लांट एफिशिएंट रहेगा। अब ये देखिए ये आप दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे वो पानी निकल रहा है अमोनिया प्लांट से। कई बार हमको पता ही नहीं होता कि हमारे प्लांट में पानी कितना है। कल ही हमने प्रेजेंटेशन किया था प्रयागराज में, तो वहाँ पे आप शायद जानते होंगे अरविंद अग्रवाल जी, उन्होंने जब ये WTO निकाला तो उनके 4 महीने के रनिंग में उनके प्लांट से 400 लीटर पानी निकला, और उनको कभी पता ही नहीं था कि अपने प्लांट में इतना पानी है। तो उनका जो पहले प्लांट था वो 40 PSI पे चलता था, अब वो 45-46 PSI पे चलने लगा सक्शन प्रेशर। तो इसका मतलब उतनी एनर्जी सेविंग हो गई और ऑयल का टॉपअप भी कम हो गया। तो इससे आपकी प्लांट की सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है, और आपके स्पेयर पार्ट की कंजम्पशन, पर्टिकुलरली कंप्रेसर पार्ट की कंजम्पशन, फिल्टर्स की कंजम्पशन, ऑयल की कंजम्पशन वो भी कम हो जाती है। ये आप देखिए कितना पानी निकल रहा है। ये एक सी फूड प्लांट था, यहाँ पे वो उनको -42 में प्लांट चलाना था, लेकिन वो चलता था -48 में। उसकी वजह से उनको एक कंप्रेसर एक्स्ट्रा चलाना पड़ता था, 2 स्टेज कंप्रेसर 150 HP का। जब इसको लगा के 3-4 महीने के बाद सारा पानी निकाल दिया तो वो -42, -43 में प्लांट चलने लगा। एक कंप्रेसर चलना ही बंद हो गया, मतलब 150 HP का मोटर ही बंद हो गया। तो ये अलग अलग तरीके से हम लोग अपने प्लांट को एनर्जी एफिशिएंट कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये ड्राइंग्स दिखा रहा हूँ मैं, जो आपके प्लांट के हिसाब से होगी उस तरह से ड्राइंग बनेगी और इसको लगा सकते हैं। ये एक भुवनेश्वर का आइस प्लांट है, इनका डिस्चार्ज प्रेशर 16 kg हुआ करता था। एयर प्रेशर लगाने के बाद ये 12 kg हो गया, तो उनका जो सेविंग हो गया 1 साल में, पहले साल में 8 लाख रुपया के ऊपर हो गया। ये अलग अलग, जैसे अगर पोटैटो कोल्ड स्टोरेज की बात भी करेंगे तो 6 से 7 लाख रुपया का सेविंग होता है आपके 1 साल के रनिंग में। अब ये ड्राइंग है जो आपका डिहाइड्रेटर या अमोनिया प्यूरीफायर है, उसको कैसे लगाना है प्लांट में। इससे भी सेविंग होता है, 4 से 5 लाख रुपया का सेविंग साल में बन जाता है। अगर पोटैटो कोल्ड स्टोरेज की हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, उसमें से एयर और वाटर दोनों हम निकाल सकते हैं, मतलब एयर प्रेशर और अमोनिया डिहाइड्रेटर लगा देते हैं, तो टिपिकली 10 से 12 लाख रुपए का सेविंग 1 साल में होता है। तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल के अंदर हो जाता है, एक सीजन के अंदर हो जाता है पूरा। ये अमोनिया सैम्पलिंग किट है, इसको आप अपने इससे आप अपने प्लांट में जो अमोनिया में पानी कितना है वो चेक कर सकते हो। यहाँ सैंपल भी रखा हुआ है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अमोनिया में लो टेम्परेचर का अमोनिया इसमें लेके आपको इसमें लगाना है। और देखिए ये LPR में लगा हुआ है, ये 60 ml का सैंपल इन्होंने यहाँ लिया था और ये इनको तकरीबन 4 mm पानी मिल गया। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपने प्लांट को एफिशिएंट कर सकते हैं, अपने प्लांट को इवैल्यूएट कर सकते हैं, और इससे आप लोग अपने प्लांट की जैसे एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे वैसे आपकी सेफ्टी बढ़ेगी। सेफ्टी की वजह से आपकी प्लांट की लाइफ भी बढ़ेगी, क्योंकि आपका अगर ऑयल अच्छा है तो आपका कंप्रेसर अच्छा रहेगा, कंप्रेसर के स्पेयर पार्ट कम लगेंगे तो आपको कंप्रेसर का लाइफ ज़्यादा मिलेगा, परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगा। अगर करोजन नहीं हो रहा है प्लांट के अंदर तो आपका फिल्टर्स ज़्यादा बेटर रहेंगे, आपका ऑटोमेशन आपका सही तरीके से काम करेगा। आप इसमें सेफ्टी सही से करोगे तो अमोनिया लीकेज नहीं होगा, अमोनिया रिजेक्शन आप इमीडिएटली करते हो तो आपको बाकी कोई तकलीफ नहीं होगी, सेफ्टी इंस्पेक्टर की तकलीफ नहीं होगी या आसपास वाले लोगों से तकलीफ नहीं होगी। ये देखिए, ये इन्होंने 60 ml का सैंपल ये लिया था और ये 3.5 ml मिला 60 ml में पानी।
और ये जो प्लांट है ये लो टेम्परेचर का -20 रूम टेम्परेचर का 10,000 पैलेट का स्टोरेज था। तो इनका जो चलना था प्लांट -26 -27 में, ये -32 में चलता था। जब ये अमोनिया सैंपल टेस्ट करके उन्होंने अमोनिया डिहाइड्रेटर लगवाया तो 2 महीने के अंदर उनका प्लांट -26 में चलने लगा। तो -36 से लेके -32 से लेके -26 में प्लांट चलने लगा। तो उनके 2 कंप्रेसर है वो बंद हो गए। कस्टमर का नाम चाहिए तो वो भी आपको बता देता हूँ। ये मर्स करके जो शिपिंग लाइन है उनका चेन्नई में सबसे बड़ा ये वेयर हाउस है, रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउस, उसमें ये लगाया हुआ है। तो ये रेट्रोफिटिंग होता है, एग्जिस्टिंग प्लांट में भी होता है। इसके सिवा हम लोग ये अलग अलग एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट बनाते हैं, जैसे डी सुपर हीटर है। डी सुपर आपके कंप्रेसर के डिस्चार्ज में लगेगा। ट्यूबिन ट्यूब होता है, इसमें शेल नहीं होता, गैसकेट्स नहीं होते। तो ये तकरीबन 30 डिग्री से 55 डिग्री का फ्री पानी आपके प्लांट में जनरेट करेगा, जो आपका हॉट गैस कंडेंसर में जा रहा है उसी को यूज़ करके। उसकी जो सुपर हीट है उसको यूज़ करके वाटर फ्री यूज़ करेगा। अगर आपको प्लांट में कहीं वाटर की हॉट वाटर की ज़रूरत है तो ये फ्री वाटर आप ले सकते हो। जैसे हमने पेप्सी में करवाया, ऑल ओवर इंडिया पेप्सी के प्लांट में किए हुए हैं। उनमें जो बॉटल में पेप्सी भरा जाता है तो वो 5 डिग्री का होता है। तो वो अगर ऐसे स्टोर कर दे तो उसके ऊपर फ्रॉस्ट फॉर्मेशन, मॉइस्चर फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, बॉटल को वार्म करते हैं, मतलब उसके ऊपर स्टीम देते थे और वो बॉटल को गर्म करते थे जिससे एम्बिएंट टेम्परेचर पर लेके आए। तो उसकी जगह वो स्टीम का कंजम्पशन बंद करके हमने जो उनका रेफ्रिजरेशन प्लांट है उसमें से 55 डिग्री का पानी उसको बॉटल पे स्प्रे करने के लिए दिया। तो 30 डिग्री 25-30 डिग्री जो उनको बॉटल का टेम्परेचर चाहिए वो मिलने लगा। स्टीम का कंजम्पशन 0 हो गया। और ये वाटर अवेलेबिलिटी फ्री है, क्योंकि जब तक रेफ्रिजरेशन प्लांट चलेगा तब तक पैकिंग चलता रहता है और तब तक आपको फ्री पानी मिलता है। हमारा प्रोडक्ट लाइन वेरिएबल है। उसमें हम लोग अलग अलग कंप्रेसर के अनलोडर सोलनॉइड वाल्व बनाते हैं, जिसको हम रिप्लेसमेंट पार्ट कहते हैं। वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड के बनाते हैं। अब इसके सिवा हमारा इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन डिवीजन है। इसमें हम अलग अलग टाइप के कंट्रोलर्स बनाते हैं, सिंपल टेम्परेचर कंट्रोलर से लेके RS-485 मॉडबस वाले कंट्रोलर, जिसमें आप आपके रूम को इकट्ठा करके एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग कर सकते हो, मोबाइल पे डेटा देख सकते हो, डेटा लॉगिंग सिस्टम्स है। ऑटोमेशन आप रिमोटली उसको ऑपरेट कर सकते हो। ये टिपिकल एक कोल्ड स्टोरेज में अलग अलग टेम्परेचर कंट्रोलर लगाए थे और सारे का कनेक्शन RS-485 मॉडबस के एक डेटा कॉन्सेंट्रेटर को लेके PC पे और मोबाइल पे लिया था। तो आपका सारा डेटा टेम्परेचर का जो है वो टेम्परेचर रूम में आने के बाद वो टेम्परेचर कंट्रोलर सोलनॉइड वाल्व को ऑन ऑफ कर देगा और ये आपको मोबाइल पे सारा डेटा आ जाएगा कि आपके रूम में, अपने प्लांट में क्या हो रहा है। ये एक्चुअल साइट की फ़ोटो है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर लगे हुए हैं और ये उसका डेटा कॉन्सेंट्रेटर है। तो यहाँ पे भी आपको टेम्परेचर दिखाई देगा और इसका आपको ऑनलाइन भी डेटा मिलेगा। आप कंप्यूटर में इसको कनेक्ट कर रहे हो तो उसको सारा सॉफ्टवेयर उसके साथ में आता है। तो ये डेटा आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। आप उसको सेव कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, या एक्सेल में लेके इसको ग्राफ वगैरह बनाना है वो सारा प्रोसेसिंग आप कर सकते हो। अगर आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो आप अपने को डेटा ले सकते हो, आपके चाहिए तो अपने कस्टमर को भी एक्सेस दे सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका रिमोटली आप कोल्ड स्टोरेज में नहीं गए तो भी आपको पता चलता है कि आपका क्या हो रहा है। ऐसे ही एक एप्पल का कोल्ड स्टोरेज था जहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड और इथिलीन, ये 4 पैरामीटर हर रूम के मॉनिटर किए जाते हैं। और वो उनका पूरा जो सिस्टम है वो उनको PC में उनका स्क्रीन लगा हुआ है, वहाँ पे दिखाई देता है और वो अपने हिसाब से उसको करते हैं। हम चाहिए तो पूरे प्लांट का भी ऑटोमेशन कर सकते हैं, या आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना ऑटोमेशन करना है, कितना खर्चा करना है। ऑटोमेशन, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन, अनलिमिटेड चीज़ है। आप डिसाइड करो कि हमको कितना खर्चा करना है, हमको क्या अचीव करना है। जैसे ये सिंपल कंप्रेसर कंट्रोलर है, ये कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर मॉनिटर करते हैं। जैसे आपने हर रूम में टेम्परेचर कंट्रोलर लगा दिया तो रूम में टेम्परेचर आने के बाद तो लिक्विड लाइन सोलनॉइड वाल्व बंद हो गया। जैसे सोलनॉइड वाल्व बंद हो जाता है सक्शन प्रेशर ड्रॉप होने लगता है। तो ये कंट्रोलर आपके कंप्रेसर के सक्शन प्रेशर के हिसाब से सोलनॉइड वाल्व को, कंप्रेसर सिलेंडर को अनलोड कर देता है।
जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर कम कैपेसिटी पे चलेगा तो एनर्जी सेविंग होती है। ये देखिए, ये प्लांट में आप देखेंगे तो इनके पास 26 कंप्रेसर है, प्लेट फ्रीजर के लिए, ब्लास्ट फ्रीजर के लिए, कोल्ड रूम के लिए। तो सबके अलग अलग कंप्रेसर है, उसमें अलग अलग कंट्रोलर उन्होंने लगाए हुए हैं। ये एक थाईलैंड का प्लांट था जहाँ पे उनके पास इंपोर्टेड कंप्रेसर्स और इंपोर्टेड कंट्रोलर लगे हुए थे। फिर वो कंट्रोलर फेल होने के बाद में उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट और टाइम बहुत ज़्यादा था, तो हमने ये पैनल बना के उनको दिया जिसमें कंट्रोलर है, टेम्परेचर प्रेशर मॉनिटरिंग स्कैनर है और फॉल्ट फाइंडिंग सिस्टम है। जैसे कंप्रेसर आप देखिए, कंप्रेसर अनलोड हो गया तो जो मोटर करंट है वो कम हो गया, तो वो जितना लोड अनलोड होगा उतना आपका डेली सेविंग होता है प्लांट में। सिंपल कंट्रोलर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, एक कंट्रोलर, एक सेंसर और बस इतना ही लगाना है। टिपिकली अगर आप KCX कंप्रेसर यूज़ कर रहे हो और -5 इवेपोरेटिंग पे चला रहे हो तो उसको कांस्टेंट मेंटेन करोगे। अभी क्या होता है, कई बार हमारा लोअर सेक्शन पे प्लांट चलता है, ऑपरेटर सेक्शन प्रेशर पे ध्यान नहीं देता, तो 1.6 पे चला रहे हैं और उसको हमको ज़रूरत -5 को 2.6 की है, तो हम इसको होल्ड 2.6 सेक्शन प्रेशर मेंटेन करेंगे तो हमारा साल का सेविंग 1 लाख रुपया के ऊपर है। 2 स्टेज कंप्रेसर में सेविंग और ज़्यादा हो जाता है, तो इसका पेबैक पीरियड टिपिकली 3 से 4 महीना होता है। ये सिंपल टेम्परेचर गेज है, ये नया बनाया हुआ है, ये कोल्ड रूम के बाहर लगाने के लिए है। इसमें 5 मीटर की केबल आती है, 1 इंच का डिस्प्ले साइज़ है और इसका डायल 4 इंच का है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखिए, सिर्फ लोकल मॉनिटरिंग के लिए है और इसकी एक्यूरेसी 2% है। इसका मतलब आपका टेम्परेचर का रीडिंग जो दिखा रहा है वो +-2 डिग्री में वेरिएबल हो सकता है। आपको हायर एक्यूरेट सिस्टम चाहिए तो हमारे पास ये PT100 में टेम्परेचर इंडिकेटर्स है, इसमें ±0.5 डिग्री सेंटीग्रेड में एक्यूरेसी आती है। इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर भी अवेलेबल है, टेम्परेचर इंडिकेटर्स है, साइजेस भी डिस्प्ले के अलग अलग अवेलेबल है। स्टैंडर्ड आधा इंच से लेके 4 इंच तक के बड़े डिस्प्ले भी है, तो आपको दूर से देखना है तो आप बड़े डिस्प्ले लगा सकते हो, आपको नज़दीक से दिखना है तो स्टैंडर्ड डिस्प्ले लगा सकते हो। आपके पास अगर हाई ह्यूमिडिटी चेम्बर्स है तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर्स भी आप लगा सकते हो। आपको जो चाहिए वो हम लोग कर सकते हैं। जो आपको ऑटोमेशन करना है, मॉनिटरिंग करना है या खाली मॉनिटरिंग करना है तो उतना भी हो सकता है। इसके लिए जो सेंसर्स लगते हैं जैसे टेम्परेचर सेंसर्स है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर्स है, ये सब कुछ हम खुद बनाते हैं। जैसे मैंने कहा ये डेटा लॉगर है, इसमें आप चाहिए तो इसको या तो कंप्यूटर में कनेक्ट करके आप हर हफ्ते में डेटा डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये मोडेम वाला है, इसमें आप सिम कार्ड डाल दो तो आपको हर 15 मिनट में आपका डेटा हमारे वेब सर्वर पे अपलोड होता है। आप मोबाइल में उसको देख सकते हो या फिर आप वेब सर्वर पे देख सकते हो। उसमें 1 साल का डेटा स्टोर होता है, तो आपको जब भी चाहिए आप उसको डेटा निकाल सकते हो, उसको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो, ग्राफ कर सकते हो, सब अवेलेबल है। ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों के लिए, दोनों में ये मोबाइल का अवेलेबल है और कितने भी मोबाइल में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक डेटा लॉगर एक ही मोबाइल में होगा, जिसके पास आप यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा उतने सारे लोग मोबाइल में इसको देख सकते हैं। आप अपने पास रख सकते हो, अपने कस्टमर को दे सकते हो। हमारी कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। manikingenious.com पे आप कभी भी देख सकते हो। वहाँ पे कैटलॉग्स अवेलेबल है, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स है, इंस्टॉलेशन मैनुअल्स है और हमारा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल में सारे ट्रेनिंग वीडियोस, प्रोडक्ट के वर्किंग वीडियोस हम कंटिन्यूसली अपलोड करते रहते हैं। आप इसको कभी भी देख सकते हो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका नाम है आनंद जोशी, अमोनिया रेक्रिएशन आनंद जोशी। ये अवेलेबल है, आप इसको ज़रूर देख लीजिए। जितने भी मैंने अभी कुछ वीडियो दिखाए वो सारे उसमें अवेलेबल है, आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। हमारे जो प्रोडक्ट्स है ये सारे डिटेल कैटलॉग्स आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। QR कोड स्कैन कीजिए, इसमें आपको टेक्निकल कैटलॉग मिलेंगे, जो हमारे डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन है वो मिल जाएंगे, या कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स भी उसमें मिल जाएंगे। और हम आपको कैटलॉग भी देंगे। कैटलॉग में भी एक QR कोड प्रिंट किए हुए हैं, उसको भी आप स्कैन करके पूरे डिटेल कैटलॉग डाउनलोड कर सकते हो। तो इससे मैं अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल, फॉर यहाँ आप आए और मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्से
थैंक यू सर। सबको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज मिल गया। तो आप अब सब लोग, हमारा रिक्वेस्ट है कि आपका कोल्ड ऑटोमेशन करेंगे। जितना ज़्यादा ऑटोमेशन रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि अभी हम 20वीं सदी में चले गए हैं। नए नए प्रोडक्ट के साथ नए नए जो भी प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं उसके साथ अगर आपका कोल्ड एनर्जी एप्रिसिएशन कैसा रहेगा तो आप कर सकते हैं। सर यहाँ पे अवेलेबल है, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं तो आप कर सकते हैं। मैं उसके पहले बताऊंगा कि अभी अपना कॉकटेल चालू हो जाएगा, उसके बाद हाफ एन आवर में डिनर भी चालू हो जाएगा, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे लगे हुए हैं, किसी को देखना है या उसके बारे में कुछ जानना है तो सब आप जान सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन कीजिए कॉकटेल और डिनर, और कुछ प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है तो सर यहाँ पे अवेलेबल है। आपको कुछ क्वेश्चन है तो सर आपको क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज जॉइन अस कॉकटेल।